विभाजन विभीषिका दिवस, वो दिन जब आजादी की सुबह से ठीक पहले देश ने बंटवारे का सबसे बड़ा दर्द झेला था। लेकिन इस बार विभाजन की याद सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1947 की त्रासदी को लेकर कई बड़े बयान दिए और सीधे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। योगी ने एक बार फिर से कहा, बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बटे थे इसीलिए तो कटे थे। सवाल यह है कि क्या 1947 की विभीषिका को लेकर योगी ने जो सवाल उठाए हैं, क्या वो इतिहास से निकली चेतावनी है या फिर आज की राजनीति का नया नैरेटिव है? जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 1947 में सत्ता के लिए एक सनातन राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए। उनका आरोप है कि सत्ता की राजनीति के लिए देश का विभाजन हुआ और इसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी, हिंदुओं को चुकानी पड़ी। योगी ने कहा कि जब देश बटा तो हिंदू कटा। उन्होंने विभाजन को मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया और कहा कि इस त्रासदी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सीएम योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने आगे कहा कि सिंध, पंजाब और बंगाल के बंटवारे को लेकर भी वो बड़े बयान उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि सिंध हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, फिर भी उसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। योगी का दावा है कि पाकिस्तान ने जिन भूभागों की मांग नहीं की थी, उन्हें भी उसी को सौंप दिया, उसके हवाले कर दिया, चाहे वो पंजाब का हिस्सा हो या बंगाल का सिंध। मुख्यमंत्री के मुताबिक विभाजन के फैसले ने करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी और बड़े पैमाने पर विस्थापन और हिंसा का दंश झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर उस समय सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री होते तो हिंदुओं का कत्लेआम नहीं होता। इस बयान ने 1947 के इतिहास को सीधे आज की राजनीति से जोड़ दिया है। सवाल यही है कि क्या मजबूत नेतृत्व उस समय की परिस्थितियों को बदल सकता था? क्या विभाजन को रोका जा सकता था? या फिर 1947 की परिस्थितियां इतनी जटिल थीं कि किसी एक नेता या एक फैसले से उसकी दिशा बदलना संभव नहीं था? योगी आदित्यनाथ ने देश के सामाजिक ताने बाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज को जाति और भाषा के नाम पर बांटा गया। लोगों को ऐसी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें उन्होंने कालनेमियों की संज्ञा दी। उन्होंने संदेश दिया है कि अगर समाज जाति, भाषा और अलग अलग पहचान के आधार पर कमजोर होगा तो देश की एकता भी कमजोर होगी। इसी संदर्भ में योगी ने फिर दोहराया, हम बटे थे इसीलिए कटे थे। योगी के बयान में संभल, मथुरा और वृंदावन का मुद्दा भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने संभल का धार्मिक स्वरूप बदला है। साथ ही मथुरा और वृंदावन को लेकर कहा कि वहां भी कुछ तो होना चाहिए। यानी अयोध्या के बाद अब संभल, मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े सवाल ये बनते दिखाई दे रहे हैं। और इस बयान के साथ योगी ने सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक विरासत को लेकर अपनी सरकार के रुख को भी सामने रख दिया। योगी ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको सिर्फ सत्ता से मतलब था, सनातन से नहीं। यही बयान अब बहस का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, मुद्दा बन गया है। क्या 1947 का विभाजन सिर्फ सत्ता की राजनीति का परिणाम था या इसके पीछे कई दशकों की राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं? इतिहास के जानकार विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन की नीतियों, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के फैसलों, सांप्रदायिक तनाव और तत्कालीन परिस्थितियों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी पर आज चर्चा होगी, बहस होगी। मुख्यमंत्री का बयान भी आपको सुनवाएंगे, मेहमानों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सीधा लिए चलेंगे आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो देश को आज संबोधित कर रही हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक
विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागृयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन का गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारा संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में
हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्यरूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नई प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड्स से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी।
आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारे विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार हैं। दारे गुजु कान नेलते मीरू चणे राग बहा दाया हायागे गुजु कान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बाबन राग बहा आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा भरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रही है।
मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारा लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्ष की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है। इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक और हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रम का स्मरण किया।
आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छिप जाएं, लेकिन उन्हें आपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है, तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रपति साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना मंची अन्नदी पेंचु मन्ना देश मंटे मट्टी कादोय देश मंटे मनुष्योलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप सुन रहे थे, देश के नाम वो अपना संबोधन दे रही थी। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले वो उनका संदेश जाता है, देश को संबोधित कर रही थी, बता रही थी कि आज भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो ठीक है, लेकिन भारत अपने दुश्मनों को भी बख्शता नहीं है। लेकिन हम एक बार फिर अपने विषय पर लौटते हैं और बात हो रही है विभाजन विभीषिका के दिन की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में विपक्ष पर जो गरजे, जो बरसे, उन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया। और बात सिर्फ इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि देश क्यों बटा, बल्कि इस बात पर भी होनी चाहिए कि वो परिस्थितियां बनी कैसे जिसके कारण विभाजन संभव हुआ। विभाजन का दर्द किसी एक परिवार का या एक समुदाय तक सीमित नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदायों के करोड़ों लोग इस त्रासदी से प्रभावित हुए। लोगों ने अपने घर छोड़े, अपनी जमीन छोड़ी, रिश्ते पीछे छूट गए और लाखों लोगों ने हिंसा और विस्थापन का दर्द झेला। इसलिए विभाजन विभीषिका दिवस सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का दिन नहीं है, बल्कि उन लोगों को याद करने का भी है जिन्होंने इस त्रासदी की कीमत चुकाई। जाहिर तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या 1947 का इतिहास आज के भारत के लिए सबक बन सकता है? क्या बटेंगे तो कटेंगे समाज को एकजुट रखने का संदेश है, या फिर इतिहास के जख्मों को मौजूदा राजनीति से जोड़ने की कोशिश?
एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कहना है कि समाज को बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा, दूसरी तरफ सवाल ये कि क्या इतिहास की जटिल घटनाओं को आज की राजनीतिक बहस में इतने सीधे तरीके से पेश किया जा सकता है क्या? जी हाँ, तो क्या 1947 की विभीषिका हमें सिर्फ फिर से बांटने की राजनीति से बचने की चेतावनी देती है? क्या जाति और भाषा के नाम पर होने वाली राजनीति देश की एकता के लिए खतरा है? क्या सिंध, पीओके, पंजाब और बंगाल के विभाजन को लेकर आज फिर बहस होनी चाहिए? और क्या मथुरा, वृंदावन और संभल जैसे मुद्दे आने वाले समय की राजनीति का केंद्र बनने जा रहे हैं? ये ज्वलंत सवाल हैं। 1947 में देश बटा था, लाखों लोग उजड़े थे और इतिहास में दर्द का एक ऐसा अध्याय जुड़ा जिसे देश कभी भूल नहीं सकता, भुला नहीं सकता। आज उसी विभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास के पन्ने पलटे, सत्ता पर जो मौजूदा सत्ता थी उस दौर की उस पर सवाल उठाए, सिंध और पीओके का मुद्दा उठाया, मथुरा, वृंदावन और संभल का जिक्र किया, फिर वही संदेश दिया, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन असली सवाल क्या है? क्या 1947 हमें सिर्फ बंटवारे की कहानी सुनाता है या फिर आज एकजुट रहने की चेतावनी भी देता है? इसी सवाल पर होगी आज सबसे बड़ी बहस। तो सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्या कुछ कहा था। ये देश गुलाम क्यों हुआ? हम 2026 में हैं। (1526) में, आज से 500 वर्ष पहले, आज का जो संभल है, इस संभल में श्री हरिहर मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। 1528 में अगर उसकी प्रतिकार 1526 में एकजुट होकर के संभल में हुई होती तो कदाचित 1528 अयोध्या में दोहराने का दुस्साहस कोई ही नहीं करता। यानी मात्र 2 वर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को क्षतिग्रस्त करके सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित करते हुए एक गुलामी का ढांचा खड़ा किया गया। और सनातन धर्मावलंबी भी कभी मौन नहीं रहा, चुप नहीं रहा। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। अविरल मलिक जी का बहुत स्वागत। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अशोक जी आपका बहुत स्वागत है। रत्ना पांडे जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ। रत्ना जी आपका बहुत स्वागत है। और आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। आलोक भाई का भी बहुत स्वागत है। रत्ना पांडे जी, विभाजन विभीषिका की जिम्मेदार कांग्रेस है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उस दौर में प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार पटेल होते या नरेंद्र मोदी होते तो अखंड भारत होता, भारत बंटता नहीं। आप सभी को नमस्कार जी। योगी आदित्यनाथ जी कपोल कल्पना से बाहर नहीं आना चाहते। ये उनका सबसे बड़ा एक राजनीतिक कह लीजिए बैरियर है। वो विभीषिका में ही फंस के रह गए। मुगल आक्रांता और 500 साल पहले। वर्तमान की बात क्यों नहीं करते कि बच्चे सड़कों पर हैं, वो विभीषिका कम है? छोटे छोटे बच्चे स्कूल के पंखे की लड़ाई, बेंच की लड़ाई, मिड डे मील की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्तमान विभीषिका का जवाब कौन देगा? खैर, जो आज उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया उसको कई पार्ट्स में तोड़ के उनके झूठ का उदाहरण करती हूं आपके सामने। आपके चैनल से शायद उन्हें सच पता चलेगा।
विभाजन के लिए इन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि सिंध हिंदू बहुल था। पढ़े लिखे तो ये लोग नहीं हैं, लेकिन आज कहती हूं जाके 1941 की जनसंख्या सेंसस देखिएगा, 70% आबादी मुस्लिम थी और गैर मुस्लिम आबादी सिर्फ 29.3% थी। तो सिंध कभी भी हिंदू बहुल नहीं था। राजनीतिक इस तरीके से विभाजन करना मेरे भारत का बंद कीजिए। ये जो आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं, बाज आइए। दूसरी बात बताती हूं, इन्होंने कहा कि सनातन राष्ट्र का विभाजन हुआ है, फिर गलत बोला। 1947 में भारत गणराज्यों का समूह नहीं था, लोकतांत्रिक देश नहीं था, तो सनातन का विभाजन नहीं हुआ। वो एक बहुत लंबे युद्ध और वास्तव में एक दुखद घटनाओं का दुखद अंत था। और वही वो विभाजन हमें क्या सीख देता है? धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति हमेशा समाज को बांटती है और वही काम दोहरा रहे हैं। किसने बनाई थी? हिंदू महासभा के 2 मंत्री थे जिन्ना की सरकार में, और 2 राष्ट्र नीति। इतिहास पढ़ते तो पता चलता इनके पूर्वज सावरकर की देन थी। 2 नेशन थ्योरी के जनक है सावरकर। किसने बांटा था? अरे छोड़िए, आप गद्दार, माफी वीर और पेंशन में जीने वाले, आपको भारत से न कभी प्यार था। और मैं वर्तमान की बात करूंगी, आज भी नहीं है। आप कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, मैं जवाब देना चाहूंगी, जुड़ोगे तो बढ़ोगे। इससे राजनीति कीजिए भारत की। आप 1947 पे खड़े होकर 1947 की गलतियों को 2026 के चुनाव, तो आप भी मानती हैं कि भारत अभी भी कटा हुआ है? बिल्कुल काट रहे हैं, कटा नहीं है भारत। भारत हिंदू, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आरएसएस की सनक है। नहीं, आपने कहा ना जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तो आप मान रही हैं कि अभी जुड़ना बाकी है, टूटा हुआ है देश? नहीं नहीं, जो मैंने कहा कि इनके नारे का जवाब है, या ये कहना चाहते हैं कि हम बट गए हैं। ये तो योगी आदित्यनाथ का फेवरेट नारा है, बटोगे तो कटोगे। यानी वो मानते हैं कि समाज बटा है। मैं उन्हें जवाब दे रही हूँ कि बंद कीजिए बटना कटना, कहिए कि बढ़ोगे तो जुड़ोगे। और जब जुड़ेंगे, भारत एकजुट रहेगा तो विकास के पथ पे चलेगा। सरकारें जिसकी भी हो, समाज जोड़ना आपकी जिम्मेदारी। लेकिन रत्ना जी, इतिहास आपने अभी जिक्र किया कि मौजूदा परिस्थिति पे वो नहीं बोलते। उन्होंने मौजूदा परिस्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा बरेली में गया था, अभी मैं देख के आया हूँ वहाँ वो लोग जिनको मार मार के वहाँ से भगाया गया, जो बहन बेटियां वहाँ से अर्धनग्न होकर निकाली गई, वो अब तक एक सेकेंड, उनको अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली थी, इसलिए सीए लेके आ रहे थे हम, वो भी आप लोगों ने विरोध कर डाला। वो यही तो कह रहे हैं, मौजूदा परिस्थिति पे तो बोल रहे थे वो। हाँ, वो बहुत मौजूदा परिस्थिति पे बोलते हैं, हमेशा ही बोलते हैं, और सिर्फ बोलने के सिवा कुछ करते नहीं है। समस्या ये है जी, मौजूदा परिस्थिति तो मुंह बाए खड़ी है ना। तो अब जाके शरणार्थियों को रत्ना जी ने मिली है जमीन, मेरे बच्चों को, शरणार्थियों को अब जाके जमीन मिली है भारत में, तो ये भी तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना, विडंबना ही कहेंगे इसे। किस शरणार्थी को मिली है? और फिर वो घुसपैठिए कौन है? वो घुसपैठिए कौन है जिसे अमित शाह टॉर्च लेके गली गली ढूंढते हैं? आ ही रहे होंगे उत्तर प्रदेश में। वो तो वो थे जो अभी बंगाल में देखा ना आपने, बॉर्डर पार करके भाग रहे थे, 4 बच्चों के साथ बॉर्डर पार करके भाग रहे थे, वो थे वो लोग, बता रहे हैं ये कि जो बॉर्डर पे भीड़ लगा रहे थे वही थे जी। बॉर्डर पार करके एक महिला 5 साल पहले 5 बच्चों के साथ राष्ट्रीय बहू बन के आई है। हिम्मत नहीं है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की घुसपैठिया कह के निकाल दें। वो राष्ट्रीय बहू है ना, सचिन से ब्याह करने आई थी। अमित शाह जी उसको जानते हैं कि 4 बच्चे भी लाई थी और इन्हीं की सरकार में बॉर्डर पार करके अवैध तरीके से आई थी। क्या बात ये लोग करते हैं? इन्होंने देश की सेनाओं को बेच रखा, पूरी सीमाएं इनके कारण असुरक्षित हैं। आज चीन भारत में अपनी पेट्रोलिंग हमें पॉइंट तक पे घुसने नहीं दे रहा। कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? ना कोई आया ना गया। अरे बंद कीजिए नफरत, देश बचाइए। लेकिन हम जब पूर्व रक्षा विशेषज्ञों को सुनते हैं रत्ना जी, आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन सच्चाई तो वो भी बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो छूट ही नहीं थी भाई साहब, हम इतनी विषम परिस्थितियों में भी, हम अपनी विषम परिस्थितियों में भी भारत माता के लिए अपने प्राण फूंक देते थे। लेकिन आज हमें इतनी छूट तो है, अगर उधर से कोई फायर करता है तो हमें 100 फायर करने की आजादी है। पहले एक फायर नहीं भोग सकते थे हम। कहाँ फायर हो रहा है? बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी हमारे जवानों के पास। भाई साहब, वो यही तो बताते हैं। किताब आपने भी पढ़ी होगी। नरवणे जी ने
सेना के चीफ हैं, क्या लिखा, जो चाहे वो करो। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, जो उचित समझो करो। ये सरेंडर मोदी के शब्द हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री को इतना कायर कभी नहीं देखा गया। ये सरेंडर मोदी कह सकता है, जो उचित लगो करो। हमारे देश में सेना इस तरीके से आदेश दिया जाता है। ठीक, ये डिप्लोमेटिक भाषा है। ठीक बात है। एक टिप्पणी अशोक तिवारी जी आपकी भी आ जाए। आप लोग भी साथ दे रहे हो विभाजन विभीषिका के दोषियों को? योगी कह रहे हैं कि आज आप लोग भी उन्हीं के साथ खूब एक ही थाली में खा रहे हो, जिनके खिलाफ आप लोग जेल गए। जी सर, जी, योगी जी जो कह रहे हैं, एक हारा हुआ व्यक्ति, एक जो है हाशिए पे चला गया व्यक्ति, एक जो है जाति का पोषक व्यक्ति जो सुजातीय के लिए ही जी रहा है, जिसने ब्राह्मण को काट के अलग कर दिया, ब्राह्मण को जो है काट डाला और कटो की बात करता है। ब्राह्मण को काट खंड खंड काट के फेंक रहा है। ब्राह्मण से इतनी नफरत है कि भगवान परशुराम से नफरत है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कोई प्रवक्ता भाजपा के जवाब नहीं दे पाता है। भगवान परशुराम भी तो विष्णु जी का अवतार हैं, जैसे प्रभु श्री राम हैं। आप भगवान परशुराम से प्रेम क्यों नहीं है, उनसे नफरत क्यों है? नहीं, भगवान परशुराम को तो आज उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज तो भारत विभाजन विभीषिका दिवस था। मैं उनका चरित्र बता रहा हूँ, जो ब्राह्मण का नहीं हुआ, जो ब्राह्मण से नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, ब्राह्मण से दलितों की नौकरियां खा जाता है, पिछड़ों की नौकरियां खा जाता है, वो ये कहने लायक कहां से है? आज हमारा देश, अब मैं बोल रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब अब शुरू कर रहा हूँ देना मैं जी। ये सर जी, सुनील भैया, आदरणीय सुनील भैया, ये देश महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के द्वारा बनाया गया देश है। ये देश संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। ये इसमें उन्होंने सबको बराबर की मान्यता दी है। यहाँ पर जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दोस्ती हो तो ऐसी हो, दोस्ती हो तो ऐसी हो, यारी हो तो ऐसी हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी बिल्कुल तगड़ी, फेविकॉल के जोड़ से भी मजबूत। अशोक भाई अच्छा कह रहे हैं, कह लीजिए पहले जी। ऐसे में कटोगे बटो की बात जो करते हैं योगी जी, हाशिए पर है, बैकफुट पर है। जनता फूटी आंखों देखना नहीं चाहती इनको। आप जनजी आज का जो है, युवा आज का जो है, वो इनको फूटी आंखों देखना नहीं चाहता है। रोजगार में हाशिए पे आ गया उत्तर प्रदेश, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। आज महंगाई की भीषण मार है, महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं। आज महिलाओं को सम्मान दे नहीं पा रहे हैं, आज दिन बलात्कार होते हैं। आ रहा हूँ आलोक भाई, आ रहा हूँ आपके पास। हुआ है, किसान आज हाशिए पर है, किसान आज बिलख रहा है, यूरिया खाद नहीं पा रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, बुरी हालात में जा रहे हैं। 24 में तो हारे ही हैं, 27 में इनको जनता खदेड़ेगी। आग की किरकिरी बन गए हैं मोदी योगी जी इसीलिए बैकफुट पर हैं और ये अवसाद में, दुख में ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि हारने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा अशोक भैया, बात हो गई कंप्लीट। अब एक मासूम सा सवाल मेरा, इतना बता दीजिए, कल आप तिरंगा लगाओगे घर पे? नहीं, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है हर घर तिरंगा अभियान, लगाओगे भैया? ये कोई बताने की बात है? ये कोई कहने की बात है? 15 अगस्त शुभ दिन है, कल स्वतंत्रता दिवस है, बच्चा बच्चा तिरंगा लहराएगा, बच्चा बच्चा तिरंगे की बात करेगा। आजादी का घर पे लगाओगे, बालकोनी में नहीं, छत पे ऊपर डंडे में ऊंचा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देश की गर्व की बात है और हर कोई आजादी मनाएगा अपनी, हर कोई आजाद है। हिंदू मुस्लिम घर की छत पे लगाओगे? नहीं, ईसाई आपस में सब भाई पहले अशोक भाई पहले जैसे बांस में पहले एंटीना लगाते थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाला, ऐसे लगाओगे? नहीं लगाओगे? अरे सर, आप तो बढ़िया बढ़िया बातें करते हो। मैंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पूरा देश जश्न मनाएगा कल। ठीक, नहीं जश्न तो मनाएगा ही। ठीक, मैं तो झंडे की पूछ रहा था, झंडा लगाओगे एंटीना की तरह? नहीं लगाओगे, वही इतना बताया नहीं। अरे सर, ये योगी जी से पूछिए, ये आदित्यनाथ से पूछिए, आप आदित्यनाथ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ठीक है, आदित्यनाथ लगाएंगे, गोरखपुर में भी लहरेगा उनका और लखनऊ में भी लहराएंगे झंडा। बाकी अविरल मलिक बताएंगे। भाई अविरल मलिक वो कह रहे हैं आप लोग वर्तमान की बात नहीं करते हो, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, आप लोगों को ज्ञान नहीं है। ये तमाम सारी बातें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा। उन्होंने कहा आप लोग बिल्कुल बैकफुट पे आ गए हो भाई साहब, फूटी आंख से कोई नहीं देखना चाहता आपको। मलिक साहब
नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं, हम तो पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सारी चीजें करते हैं। और जहां तक विषय अगर बात कर जाए पर्टिकुलरली देश की, राष्ट्र की रक्षा की और एक तरीके से तिरंगे की, तो निश्चित रूप से ये तो देश का गौरव है, देश का सम्मान है और बेहद महत्वपूर्ण है। और जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के लोग तो बेचारे डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। और अगर डरे हुए हैं तो कांग्रेस से डरे हुए हैं, विशेष रूप से कांग्रेस से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि एआईसीसी के जो अभी नेता आए हैं, अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं, इंचार्ज बनके राजेंद्र पाल गौतम जी, अब वो 200 सीट मांग रहे हैं। और इतना खतरा समाजवादी पार्टी वालों को हो रहा है, वो ऐसी स्थिति बना रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम, वो कह रहे हैं आधी सीट हम लेंगे और 200 में से 2 सीट जीतेंगे, समाजवादी पार्टी वालों को पक्का पता है। तो अब ये स्पष्ट रूप से अब पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं कांग्रेस वालों से। और उधर इमरान मसूद है, वो उल्टे सीधे बयान। मलिक भाई आपकी जानकारी अधूरी है। वो 403 सीट पर लड़ने के लिए हैं भैया, कहां लगे हो? वो 403 सीट की कह रहे हैं लड़ने के लिए, आप 200 बता रहे हो। आपने सुना नहीं इमरान मसूद को? इमरान मसूद को आप भूल जाते हो। वो कह रहे हैं पूरी की पूरी सीटों पर हमारी तैयारी, भाई साहब सब जीत रहे हैं हम। अब बताओ। नहीं, 403 पे तो कह ही रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले टीवी चैनल पे किससे पूछ लिया था तो वो कह लगे कि भाई हमें ही समर्थन करेंगे। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम ने ये तो स्पष्ट कहा है 200 हम ही चाहिए, 200 पे हम ही लड़ेंगे। एक इंटरव्यू में मैंने देखा है समाजवादी पार्टी से 200 मांग रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को ही खतरा है इससे। और आप ये बताइए, आपने भाई आप लोगों की ओर से मलिक साहब अब सीट पर चर्चा नहीं हो रही। मलिक साहब सीट कौन कितनी मांगे, रुक जाओ, अभी उस पर बाद में बात करेंगे। ये बताओ आपने कांग्रेस को ये जिम्मेदार क्यों ठहराया कि विभाजन विभीषिका की जिम्मेदार कांग्रेस है, हिंदुओं के कत्लेआम की जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस चाहती तो अखंड भारत होता, कांग्रेस ने बांटा, कांग्रेस ने काटा। क्यों कह रहे हो ऐसा? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बारात का बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर जाए तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, क्या कुछ नहीं किया कांग्रेस वालों ने? कांग्रेस वालों ने आपातकाल लगाया, कांग्रेस वालों ने अत्याचार किए, कांग्रेस वालों ने उससे पहले चलो तो अब अगर बात कर जाए देश में किस तरीके से व्यवस्था बढ़ाई गई, हिंदू मुस्लिम हुई, तमाम सारी चीजें हुई, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, सब कुछ तो इनके हाथ में था, क्या कुछ किया इन्होंने? और अगर बात कर जाए तिरंगे की, तो निश्चित रूप से अगर हम तिरंगे की बात कर रहे हैं तो उसमें पीड़ा आखिर क्यों है? उसमें सबको साथ होना चाहिए। अगर उसमें पीड़ा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं। अगर कोई कह रहा है भाई तिरंगा लहराने से कोई दिक्कत नहीं है, घर के ऊपर तिरंगा लगाना अच्छी बात है, हम तो खुद कह रहे हैं। मलिक साहब वो कह रही हैं कि आपने कौन सा तिरंगा फहराया था भाई साहब? तो आप अपने समय नहीं है। देखिए, जहां तक विषय तिरंगे का, कांग्रेस वाले तिरंगा लगाए हैं अपने घर पे, उन्हें तो स्वागत करना चाहिए। ये तो देखिए, आप सब भारतीय हैं, सुनील जी आप भी भारतीय हैं, आप सब भारतीय हैं, सारे तिरंगे का विरोध, या एक मिनट या फिर तिरंगे पे राजनीति क्यों? सवाल ये बनता है। सुन तो लीजिए रत्ना जी, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, बात ही सुन लीजिए। दाल में काला नहीं, पूरे दिल में काला कहां से आ गया? आज आप तिरंगे देखिए आपको थोड़ा सा अशोक जी से सीखना पड़ेगा। अशोक जी एकदम अपने समय में बोलते हैं, अशोक जी सीखते हैं, तो अशोक जी से इतिहास पढ़िए अमरेंद्र भाई। देखिए ये तो उधर की अब सुन तो लीजिए, अब कांग्रेस वालों को पीड़ा हो गई, अब ये 403 सीटों को तैयार करने में लगे। कांग्रेस ये समाजवादी वालों को दिखा रहे हैं या तो 200 दे दो, नहीं हम 403 पे लड़ेंगे, अलग लड़के दिखा दें। आपका एक ये चैलेंज कर रहे हैं। एक कूद कभी तिरंगे के लिए गिराया, और अशोक जी समझ रहे हैं, अशोक जी समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले समझ रहे हैं। भैया इतना जवाब दो, आपने कांग्रेस को जिम्मेदार क्यों ठहराया? जल्दी से झटपट बताओ, फिर मैं आलोक जी को लाऊं चर्चा में। नहीं, मैं तो उसी चीज को कह रहा हूं। अगर बात कर जाए जात के नाम पे बांटने की, धर्म के नाम पे बांटने की, क्षेत्रवाद के नाम पे बांटने की, तो किस प्रकार की राजनीति चलती रही कांग्रेस पार्टी, वो सबने देखा है। और अगर बात कर जाए भारतीय जनता पार्टी की, हम तो जात पंथ संप्रदाय सबसे ऊपर उठते हुए देश की बात करते हैं, तिरंगे की बात करते हैं, राष्ट्र की रक्षा की बात करते हैं, राष्ट्र के गौरव की, राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं। और ये अगर बात कर जाए विपक्ष की, तो विपक्ष तो घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। और सुनील जी अभी आपने कहा था 403 सीट वाला विषय, तो ये तो अपने आप में ही इनमें एक तरीके से समस्या बनी हुई है। ये तो गठबंधन भी इनका नहीं चलने वाला, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि या तो 200 सीट दो, नहीं तो 403 पे लड़ देंगे, अलग से लड़ेंगे। तो कांग्रेस वर्सेस सपा चल रहा है, ये 403 पे लड़ने को तैयार है, उधर वो भी 403 पे लड़ने को तैयार है। तो इनका रिजल्ट क्या होगा बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो अपने आप ही समाप्त होने जा रहे हैं, कुछ नहीं होने जा रहा है। विपक्ष पूर्ण रूप से समाप्त है। ये नीलबटा एक तरीके से नीलबटा सन्नाटा है, जीरो है, और 0% इन्हें वोट मिले।
मलिक साहब मैं मुझे बार बार आपको पटरी पे लाना पड़ता है, आप भी इधर उधर दौड़ जाते हो। इतना बता दो मलिक साहब, जो आप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते या नरेंद्र मोदी होते उस दौर में तो अखंड भारत होता, यानी सारा खेल नेहरू जी का था। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए, उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के संबंध में कहा जाएगा। अब उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनके विषय में कहा जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका विषय रखा जाएगा। और अगर सरदार पटेल साहब होते देश के प्रधानमंत्री तो तस्वीर कुछ अलग ही होती। बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो बच्चा बच्चा कहता है, ये तो गांव गांव में कहा जाता है, कौन नहीं कहता इस बात को। आप सब, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, तो आप तो जानते हैं इस चीज को कि देश का बच्चा बच्चा इस बात को कहता है कि अगर सरदार पटेल साहब प्रधानमंत्री इस देश के होते तो तस्वीर कुछ और होती, देश की तकदीर कुछ और होती, परिवर्तन कुछ और हुआ होता। और जिस तरीके का परिवर्तन होता, कश्मीर समस्या उसी दौर में समाप्त हो गई होती, तमाम समस्याएं समाप्त हो गई होती। लेकिन समस्याओं को जन्म देने का काम अगर किसी ने किया तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं के विषय में सवाल पूछा जाएगा, क्यों ना पूछा जाए। और देखिए, ये देश का जो संविधान है, देश का संविधान हमें अधिकार देता है सवाल पूछने का, तो सवाल क्यों ना करें। अगर सवाल किया जा रहा तो इसमें पीड़ा क्या है। और अगर जिन्हें पीड़ा हो रही है, इसका अर्थ है वो चाहते हैं कि सब लोग चुप रहें, सब लोग शांत रहें। और अगर वो विपक्ष में रहकर भी यही चाह रहे हैं कि सब लोग शांत रहें और इस तरीके का घमंड और अहंकार दिखा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए जब ये सत्ता में होते होंगे तब कैसा घमंड और अहंकार दिखाते होंगे और किस तरीके की दमनकारी नीति का एक तरीके से फॉलो करने का काम करते होंगे। आज तिरंगे की बात हो रही है, ये तो गर्व का विषय है। तिरंगा मलिक भाई, एक सेकंड, एक बात और बता दीजिए जल्दी से, मथुरा वृंदावन में कुछ तो बड़ा होना चाहिए, इसके संदर्भ क्या है जल्दी से, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊं। नहीं देखिए, जहां तक विषय है मथुरा का, और एक तरीके से 6 दिसंबर की इस बार संतों ने घोषणा भी की है, तमाम सारी चीजें की है, लेकिन सरकार की लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा, मथुरा का विकास हो रहा है, काशी जी का विकास हो रहा है। जो विकास हुआ है दिखता है, पहले गड्ढे होते थे, आज परिवर्तन है। और दूसरी चीज, अगर बात कर जाए अयोध्या की, मथुरा की और काशी की, तो ये तीनों महत्वपूर्ण है हम सब सनातनियों के लिए। हम सब सनातनी इस चीज को जानते हैं। और अगर बात कर जाए साधु संतों की, तो गली गली में आपने तो सुना होगा, एक नारा गूंजता था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो आज भी ये नारे गूंजते हैं, निश्चित रूप से मथुरा में भी गूंजते हैं और काशी जी में भी गूंजते हैं। और अधिकार लेने की बात की जाती है, नहीं, और रोड बनाने की, कॉरिडोर बनाने की, रोड भैया एक सेकंड, रोड कॉरिडोर और फुटपाथ और बाकी साज सज्जा की बात नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मथुरा में कुछ तो होना चाहिए, मैं वो समझना चाह रहा था। तो मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं, देखिए मैंने वही कह भी दिया। विकास के साथ साथ मैंने वही चीज कही, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। संतों के द्वारा उस दौर से ही नारा दिया गया और आज भी नारे लगते हैं, मथुरा में भी, काशी अशोक भाई समझ गए, अशोक भाई मुस्कुरा दिए इस बात पर, वो समझ गए गहराई को। एक मिनट केवल एक मिनट। अशोक सिंघल जी के दौर से, सुनील जी, अशोक सिंघल जी के दौर से, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी, हम सब सनातनियों के द्वारा और संतों के द्वारा 3 जगहों की मांग की गई थी, अयोध्या, मथुरा और काशी। तीन विषय रखे गए थे, बाकी कुछ नहीं मांगा गया था। बाकी जो है सो है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 3 है तो मुस्लिम समुदाय बड़ा बन करके 3 जगह दे दे, तो इस चीज को कहा गया था। और सब ब्राह्मण, उन्हें ब्राह्मण समाज, बुद्धिजीवी समाज और संत समाज, सबके द्वारा इस विषय को रखा गया था। और आज भी ये नारे लगते हैं और जनता भी लगते हैं स्पष्ट रूप से। और मथुरा की अगर बात कर जाए तो हम सबके हृदय के एक तरीके से करीब है मथुरा। आलोक भाई, रूप से जो भी संत करेंगे आप उनके तो दर्शन में होगा। ठीक है आलोक जी, आप तो बच्चों को तैयारी कराते हो सर, बच्चे अच्छी अच्छी परीक्षाएं पास करके देश में अपना नाम रोशन करें। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहा जाता है, समाजवादी पार्टी वाले भी कहते हैं और कांग्रेस वाले बोले ये पढ़ते लिखते नहीं है। मैं इसीलिए मैंने आलोक भाई आपको इनवाइट किया, मैंने आलोक भाई आप आओ, आप तो चूंकि बच्चों को पढ़ाते भी हो। ये विभाजन विभीषिका का क्या दंश है, क्या मामला है? योगी जी ने कहा कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदार उस समय की हुकूमत हिंदुस्तान थी। अगर वो चाहते तो अखंड भारत होता, भारत कटता नहीं, भारत बढ़ता नहीं और हिंदू कटता नहीं। आलोक भाई देखिए सुनील जी, इसमें मैंने थोड़ा सा अध्ययन भी किया हुआ है, तो जितना मेरा पूरा जीवन है मैंने अध्ययन अध्यापन में गुजारा है मेरा जी काम। जी जी। तो एक रिसर्च ये हुई कि कांग्रेस जल्दबाजी में थी आजादी की, और वो ये चाहती थी कि आजादी मिल जाए, भले देश के टुकड़े करके आजादी मिले। ये रिसर्च है बाकायदा। नेता बूढ़े हो रहे थे, उनके अंदर ये था कि अगली पीढ़ी, अब हम मर जाएंगे फिर हमें
सत्ता मिले तो वो ठीक नहीं है। जवाहरलाल नेहरू अपने जिंदा रहते आजादी चाहते थे। एक वर्ग कांग्रेस के अंदर यह था कि आजादी 10 साल बाद मिले, लेकिन हमें बंटवारे वाली आजादी नहीं चाहिए। तो ये बात मान लीजिए कि कांग्रेस के नेता बूढ़े हो चले थे और उन्हें इस देश में राज करना था, तो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस देश का बंटवारा स्वीकार किया गया। ये भी एक रिसर्च है, ये भी एक अध्ययन है। दूसरी बात, कांग्रेस के अब नेता चली गई, नहीं तो उनको उत्तर देना बहुत जरूरी था। इस देश का बंटवारा कराने वाला नेता कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। 1920 तक वो कांग्रेस में था, 1920 तक वो बंदा कांग्रेस में था। यानी देश का बंटवारा कराने वाला जो कायदे आजम है वो असहयोग आंदोलन में गांधी से नाराज होकर के कांग्रेस छोड़ गया था। 1920 तक वो कांग्रेस का प्रमुख लीडर था जिसने इस देश का बंटवारा कराया। सुनील भाई, कांग्रेस किस मुंह से कहती है कि देश का बंटवारा उसने नहीं कराया? जवाहरलाल नेहरू अप्रत्यक्ष जिम्मेदार है और कांग्रेस का 1920 नहीं, ये विभीषिका का जो मसला है ना आलोक जी, जी आलोक भाई, विभीषिका का जो मसला है उससे तो अशोक भाई भी सहमत होंगे। बंटवारा देश के टुकड़े कर दिए, बाउंड्री बना दी, बोले आधे उधर जाओ। ये तो धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ था ना, समुदाय के आधार पर अशोक जी बंटवारा हुआ था। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, फिर ये खिचड़ी क्यों छोड़ दी, फिर ये नासूर क्यों छोड़ दिया यहाँ कि यहाँ भी रहो वहाँ भी रहो? वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति क्या है अशोक भैया? उनको मार मार के खंबे पे लटका लटका के जिंदा जला दे रहे हैं वो लोग। यही तो योगी कह रहे थे, फिर आप लोग बोलते नहीं हो उनके लिए कभी, न बांग्लादेश में बोलते हो न पाकिस्तान में जब ऐसा हिंदुओं पर होता है जुल्म तब नहीं बोलते हो, और यहाँ किसी की उंगली भी कट जाए, नाखून भी कट जाए तो बोले हाय 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 हाय, देखो है जुल्म हो रहा है, भारत रहने लायक नहीं रहा। अशोक जी देखिए सुनील जी, मैं एथेंटिक बात कर पाऊंगा, जो एथेंटिसिटी होगी, जिसमें सच्चाई होगी, वही बात सर कर पाऊंगा मैं। आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारी बात सुनेंगे और ध्यान देंगे तो आप उस पर ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आज महात्मा गांधी जी, जी 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 सर, और मैं और दर्शक सुन रहे हैं, सामान्य बात तो है नहीं कि अलग अकेले बात कर रहे हैं हम लोग जी। सच्चाई सर यह है कि महात्मा गांधी की स्वीकृति पूरे विश्व में है। मोहनदास करमचंद गांधी की स्वीकृति पूरे विश्व में है। इससे नरेंद्र मोदी भी इनकार नहीं कर पा रहे हैं। और गोडसे की कहीं नहीं है। गोडसे की प्रवृत्ति है देश के अंदर। सच्चाई ये है। अब कम बोलूं ज्यादा समझिए, कम बोलूं ज्यादा समझिए। सच्चाई सर ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष की स्वीकृति पूरे विश्व में है। आज महात्मा गांधी की स्वीकृति पूरे विश्व में है। क्या कहा था कि महापुरुषों के जरिए अम्बेडकर ने क्या कहा? एक बवाल समझ में नहीं आया। आलोक भाई एक सेकंड आ रहा हूँ। आलोक भाई आ रहा हूँ आपके पास। अशोक भैया एक बवाल समझ में नहीं आया। तो सर मैं मुझे एक सेकंड अशोक भाई, मुझे तकलीफ होगी जी। अशोक भाई एक अच्छी बात टोकी जाएगी। अशोक जी अगर अच्छी बात टोकेंगे रोकेंगे तो मुझे दुख होगा और दर्शक भी दुखी होगा। दर्शक भी दुखी होगा। दर्शक भी दुखी होगा। अशोक भाई सच्चाई सही है। अब मैं चला जाऊं क्या? नहीं अशोक भाई आप बोले। नहीं आप बोले। आलोक जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड आवाज बंद कर दीजिए भैया। अशोक जी ये आवाज बंद कर दीजिए। नहीं ठीक, नहीं आलोक भाई बहुत आसान है बंद करना। अच्छी बात बोल रहा हूँ। आलोक जी देखिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी आवाज बंद कर दिया। सनातन के लिए बोल दो तो आप मेरी आवाज बंद कर देंगे। आप कैसे अम्बेडकर के विरोधी नाथुराम गौसे ने क्यों भाई मेरी आवाज बंद करने के लिए कहते हैं। मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? अब चुप होता हूँ और उसी आपकी डिबेट में मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं रुक जाइए अशोक भाई, रुकिए आलोक जी रुक जाइए। अशोक जी लेकिन नहीं बताओ अशोक भैया कि बंटवारा तो हमने भाई भाई का भी देखा, माँ बाप से ही नहीं पाया। माँ बाप से सर जी तीसरी लाइन नहीं बोल पाया। सारी दो नाम लिए हैं महात्मा गांधी का और जो है अम्बेडकर का, उसके आगे बोलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं बोलिए। पकड़ा जा रहा है। अच्छा बोलिए आप पहले। आपके डिबेट में मेरा कुर्ता फाड़ा जा रहा है। नहीं सर, अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे सर ऐसा नहीं हो सकता। आप बोलिए सर, आप बोलिए। आलोक भैया बोलने दीजिए। अरे भैया कुर्ता कल काम आएगा। अशोक भाई कुर्ता कल काम आएगा, कल 15 अगस्त है। अभी नहीं फाड़ना वाड़ना नहीं है भैया कुर्ता। हाँ कंप्लीट करें आप। आलोक जी चुप रहिए। मेरे साथ ऐसा गैर इंसाफी हो रही है। एक डिबेट में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है महात्मा गांधी का नाम, तो महात्मा गांधी का कितना अपमान कर रही है सरकार।
ये योगी कितना अपमान कर रहा है महात्मा गांधी का, मुझे बोलने नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये देश किसने बनाया, देश आजादी का जनक कौन है, महात्मा गांधी। आजादी का जनक कौन है, अम्बेडकर। अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बनाए संविधान पर देश चल रहा है, न कि हिंदू मुस्लिम पर देश चल रहा है। आज हिंदू मुस्लिम पर देश चल रहा है। आज का नौजवान चाहता है विकास, आज का नौजवान इन बातों पर चर्चा नहीं होता। आज का नौजवान चाहता है नौकरी, महंगाई कम करना चाहता है, विकास चाहता है, तमाम फैक्ट्रियां लगने चाहता है, तमाम देश में जो है क्रांति आए। किसकी क्रांति आए, उद्योग की क्रांति आए, पैसा बढ़े, हम छठवें पायदान पर न जाएं, हम चौथे पायदान पर ही रहें। आज विदेशी मुद्रा का अभाव हो गया है देश के अंदर। क्यों हो गया है, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हो गया है। इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। व्हाट इज दिस? आज महात्मा गांधी का सम्मान अगर है, अम्बेडकर का सम्मान है, सुभाष चंद्र बोस के आज जो उन्होंने क्रांति करी, चंद्रशेखर आजाद ने जो क्रांति करी, भगत सिंह ने जो क्रांति करी, उससे आजादी मिली हमको। सरदार भगत सिंह ने आजादी दी हमको, चंद्रशेखर आजाद ने आजादी दी हमको। लेकिन अशोक भाई, कांग्रेस तो कहती है कि सुई भी नहीं बनती थी भारत में। हम तो अशोक भाई, कांग्रेस कहती है कि सुई भी नहीं बनती थी भारत में, हम आए तो सुई बनाई हमने। तब तो भारत के लोगों ने कपड़ा पहना। अशोक सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में तमाम मुस्लिम थे। सुभाष चंद्र बोस सब नंगे घूमते थे, सब नंगे घूमते थे, हिंदू सब लोग थे। भैया अशोक भैया, मुझे तो इतना बता दो, मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूँ, सब नंगे घूमते थे क्या सेना में लोग? हम आजाद हुए हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो ड्रेस पहनते थे, आज मोदी ले रहे हैं, आज ठेकेदार पैदा हो गए हैं। ये अशोक भैया कहीं नामोनिशान नहीं था आजादी में। अशोक भैया, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो ड्रेस पहनते थे, वो कहां से बन के आती थी? भारत में तो चूंकि सुई थी नहीं, सब नंगे घूमते थे। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। इतने महान व्यक्ति पर हम लोग टिप्पणी न करना ज्यादा अच्छा है। इतने महान व्यक्ति पर कांग्रेस कहती है सर इस बात को कि हम आए तो सुई बनी। हमारी हैसियत टिप्पणी करने नहीं सर, कांग्रेस कहती है इस बात को कि हम आए तो सुई बनी। बोस की पोशाक पर, बोस के चरित्र पर, बोस के जीवन पर टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है। बोस पर टिप्पणी नहीं करनी। कांग्रेस कहती थी कि हम आए तो सुई बनी, तब कपड़ा सिला। तो हमने कहा नेताजी फिर ऐसे ही कहीं बाहर से सिलवा के लाते थे क्या कपड़े? वो भी भारत में ही सिलवाते थे। सर जी, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार हमको नहीं है। हम एक अदने से व्यक्ति हैं। अच्छा, ठीक हमारी हैसियत नहीं है। विषय तो ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर ना होती तो क्या होता है, तो क्या हुआ? मैं ठीक आ रहा हूं अविरल भाई, आप अपनी बारी पर बोलिएगा प्लीज। आलोक भाई, हमने बाप बेटे में बंटवारा देखा, भाई भाई में बंटवारा देखा, लेकिन हमने कत्लेआम नहीं देखा है। कत्लेआम नहीं देखा कि बात तेरे बच्चों को मैं जबह कर दूंगा और मेरे को तू काट डाले। ये कैसा बंटवारा था? ट्रेन में भर भर के आ रही हैं वो, उस दौर के जो बड़े बुजुर्ग, हम तो कम से कम इतना तो रहा। अशोक जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते, दिल में सहमत होंगे, उन्होंने भी अपने पूर्वजों से पूछा होगा, तो क्या स्थिति रही होगी अशोक जी? यस, वो बताते रूह कांप जाती थी। क्योंकि मुझे बोलना है साहब आलोक पांडे जी, ये कैसा बंटवारा था? देखिए सुनील जी, हाँ जी सुनील जी, 1909 में, अब क्योंकि पढ़ाई लिखाई की बात आपने छेड़ दिया है तो मैं बता दूं, 1909 में पार्लियामेंट रिफॉर्म एक्ट आया था और उसके बाद उसी को स्वीकार किया कांग्रेस ने 1916 में। पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन होगा, हिंदुओं के लिए अलग, ये 1916 में। तो 1909 के बाद कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि हम नाग के दांत बो रहे, तो कांग्रेस ने उस नाग के दांत को वृक्ष बनाया। देश के बंटवारा 1916 से शुरू हो गया था, जब एक ही यानी कानपुर में वोट पड़ेगा तो मुसलमान अलग वोट डालेगा, हिंदू अलग वोट डालेगा। ये लखनऊ की धरती में बैठ के स्वीकार किया था 1916 में। लखनऊ तक गूगल कर लीजिए तो प्यारे जी, तब तक करिए गूगल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने बंटवारे की भूमिका 1916 में लखनऊ से तैयार कर ली थी, जब अपने एक पागल सिरफरे नेता, तब वो लीग का भी नेता था, कांग्रेस का नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों पार्टियों का नेता रहते हुए 1916 में ये देश के बंटवारे की भूमिका कांग्रेस ने स्वीकार कर ली। आप सोचिए इस बात को कि कांग्रेस कितनी दोषी है इस देश के विभाजन के लिए। बी आर अम्बेडकर को कोट किया जाता है, बी आर अम्बेडकर के बगैर तो देश नहीं चला, मान लिया। बी आर अम्बेडकर ने कहा था देश का बंटवारा नहीं होगा, क्यों जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना। और उनका अगर होगा भी तो
तो एक भी हिंदू पाकिस्तान में नहीं रहेगा, एक भी मुसलमान भारत में नहीं रहेगा। क्यों नहीं माना बी आर अम्बेडकर की बात? अशोक तिवारी जी सिक्के का एक पहलू बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं, गलत तरीके से बी आर अम्बेडकर को कोट करते हैं। इसीलिए बौद्धिक टेररिस्ट कहता हूं मैं ऐसे लोगों को जो हमारे राष्ट्र नायकों का वन साइडेड हिस्सा यूज करते हैं। हिस्से में हेड है तो टेल भी है। आप केवल अपने मजबूरी का मौके का एनालिसिस यूज करेंगे, बी आर अम्बेडकर को मिसकोट करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था इस देश का बंटवारा नहीं होगा, होगा तो मेरी लाश से होगा। जवाहरलाल नेहरू मौन, चुप। अब मौन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं कि तुम्हारी लाश में बिक जाए तो बिक जाए, मैं बंटवारा करूंगा। ये थे ना बिहार जवाहरलाल सॉरी महात्मा गांधी के शब्द कि मेरी लाश से बंटवारा होगा। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों बंटवारा होने दिया? उनका लाश से होता है तो हो जाए, गांधी की लाश से बंटवारा करेंगे। ये था जवाहरलाल नेहरू का मौन, चुप रहना। क्योंकि आज बहुत बौद्धिक आपने छेड़ दिया है, मेरे अंदर के टीचर को आपने बताया, तो मैं बता रहा हूं कि किस हद तक दोषी है कांग्रेस, किस हद तक दोषी है जवाहरलाल नेहरू, किस हद तक दोषी है जवाहरलाल नेहरू की वो सोच, वो चिंतन। जब देश के हर एक हिस्से को जवाहरलाल नेहरू ये कहकर छोड़ देते थे। आप बताइए तिब्बत की समस्या जवाहरलाल नेहरू, उसका जो अक्साई चीन ले गई, बोले वहां तो सदन के अंदर कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि वहां तो कुछ पैदा नहीं होता, ले जाने दिए चीन। तो एक नेता ने कहा विपक्ष के कि वहां आपके सर में एक भी बाल नहीं है, तो क्या आपका सर भी ले जाने दे? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतने टुकड़े करवाए और जम्मू कश्मीर 370 के साथ भारत को जोड़ा। तो आज समझिए, आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं। एक टिप्पणी अविरल मलिक की आ जाए। जवाहरलाल नेहरू तो अंग्रेजों के संतान थे, बौद्धिक। उन्होंने कहा था आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। भारत का प्रधानमंत्री कहता है पहला कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है, नेचुरली तो वो मुसलमान है। ये एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाला भारत का प्रधानमंत्री, भारत की संस्कृति को नष्ट करने वाला कौन था? भारत की हिंदू परंपरा को कुठाराघात करने वाला कौन था? भारत की सभ्यता में हिंदुओं को द्वैत दर्जे का नागरिक बनाने वाला, मुसलमानों को ज्यादा अधिकार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 29, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 30। इस देश की माइनॉरिटी को जितने अधिकार मिले, मेजॉरिटी को अधिकार नहीं है, और हम कुछ उस तक नहीं कर सकते। इस देश में पूरे दुनिया में हिंदुओं का जितना शोषण हुआ, लेकिन एक बात आ रही है आलोक भाई, एक बात आ रही है, हालांकि अविरल मलिक उस बात पर ज्यादा और बताएंगे। एक अशोक भैया ने एक बात कही कि मुसलमान वो ब्राह्मणों को योगी ने बुरी तरह से कुचल रखा है, ये क्या है बवाल? आलोक जी, नहीं, मैं उस पर भी आता हूं। और जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी अगर नहीं हाँ या ना में आलोक भैया एक टिप्पणी कर दें, फिर अविरल मलिक आप जवाब दीजिएगा। आलोक भैया, आपको भी लग रहा है कि आप लोगों को गला घोट रखा है, सांस वांस लेने में दिक्कत आ रही कानपुर में आपको? अशोक जी तो यही बता रहे हैं। जी मेरा तो ये नहीं, मैं अपना एक उदाहरण आपके साथ कई सालों से मैं डिबेट में आ रहा हूं। मैं एक उदाहरण हमेशा कोट करता हूं, 2022 का है। मेरे एक क्षेत्र के विधायक ने, जो कि छत्री थे, उनके एक राइट हैंड ने मेरी कमर्शियल जमीन को कब्जा करने की कोशिश की। बहुत महंगी जमीन है, और उसको उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। विधायक जी का साथ था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े फेमस विधायक हैं पिछोर विधानसभा के। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सेक्रेटरिएट से मेरी माँ के पास फोन आता है, और उसके बाद सचिवालय से फोन आने के बाद वो मैटर शांत होता है योगी जी के इंटरफियर के बाद जी। तो आप समझिए कि अगर ब्राह्मण होने के नाते उनका एक क्षत्रिय विधायक मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अगर वो बात ऊपर विवाद ब्राह्मण, मैं अब अविरल मलिक के पास जाऊंगा। अविरल मलिक, आप लोगों को ब्राह्मण होने के नाते बताता हूं। ठीक है, आपने अपना तजुर्बा बताया। अविरल मलिक, आप लोगों ने ब्राह्मणों को दबा के रखा है उत्तर प्रदेश में, भगवान परशुराम का आप लोग अपमान करते हो, अशोक जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे तो ऐसा कहीं दिखाई पड़ नहीं रहा है। अब कौन किसे दिखाई पड़ रहा है और किस नजरिए से दिखाई पड़ रहा है वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जहां तक विषय ब्राह्मणों का, ब्राह्मण हम सबके मार्गदर्शक हैं, सम्मानीय हैं, और हम सब सम्मान करते हैं ब्राह्मण समाज का। और इस प्रकार की बात मैं समझता हूं किसी रूप में नहीं है। अब मैं जाट समाज से हूं, तो निश्चित रूप से हम तो सब ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं। ब्राह्मण पूजनीय होता है, और निश्चित रूप से अगर बात कर ली जाए एक तरीके से ब्राह्मणों के अपमान की, तो मैं समझता हूं किसी रूप में उत्तर प्रदेश में तो हो नहीं रहा, ना कोई कर सकता है। अगर कोई कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होती है और होगी,
किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ना बख्शा जाता है, हमारा स्पष्ट मानना है। दूसरी चीज, जहां तक विषय है 1947 के दौर की अगर बात कर जाए तो उस दौर में मारकाट हुई, कत्लेआम हुआ, सनातनियों की हत्या हुई, किस तरीके से अत्याचार हुए वो सबने देखा, और वो भी सबने देखा किस तरीके से लाशों से भरी हुई ट्रेन, वो सारे मंजर देखा, वो सब लोग जानते हैं। और वो किस कारण से हुआ, कांग्रेस पार्टी के कारण से हुआ। इन्हें सत्ता में बने रहने का किस प्रकार का एक तरीके से शौक लग गया, इन्हें ये चाहते थे कि भाई सत्ता में आए, सरकार में आए, हुकूमत बनाए, तो इनका ये था। और जहां तक विषय पर्टिकुलर जो आपने पूछा विशेषकर ब्राह्मण का, तो ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो कहीं दिखाई पड़ नहीं रहा। और अशोक तिवारी जी हैं, ब्राह्मण है, और निश्चित रूप से हम सब सम्मान करते हैं अशोक तिवारी जी का। आलोक पांडे जी हैं, ब्राह्मण हैं, आलोक जी का सम्मान करते हैं। सब ब्राह्मणों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। और अगर ब्राह्मण का किसी का अपमान हुआ हो तो बता सकते हैं, उस चीज में फ्री है। लेकिन जवाब दीजिए, कोई अपराधी गुंडा माफिया, सुनील जी देखिए दिक्कत क्या होती है ना, अगर अपराधी गुंडा माफिया कोई ब्राह्मण है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हो गया और उस पर गलती से कार्रवाई हो गई, उसके बाद एक नैरेटिव ये प्लांट किया जाएगा कुछ अखबारों के द्वारा, कुछ और लोगों के द्वारा, कि ब्राह्मण था इसलिए कार्रवाई की गई। तो ये चीज मैं समझता हूं सही नहीं होती। अपराधी कोई भी हो सकता है, अपराधी की जांच, नहीं, अपराधी वाला मसला ना उठाइए, अपराधी वाले मामले पे तो बड़ा बवाल होता है, उसमें तो बहुत सारी बातें होती हैं। अशोक भाई जवाब दीजिए, आप उंगली उठा रहे हैं काफी देर से। देखिए सर, मैं पहली बात आपको यह एहसास करना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, बिल्कुल, स्वयं में अनुशासन में रहता हूं, बिल्कुल सर, किसी के बीच नहीं बोलता, बिल्कुल सर। आदरणीय सुनील जी से भी मेरा विनम्र आग्रह है, आदरणीय सुनील मैं कहूंगा भैया सिर्फ अशोक जी की आवाज जाएंगी अभी। जी जी, नहीं, आदरणीय सुनील जी कह रहा हूं, सम्मान करता हूं, मैं आग्रह करता हूं सुनील जी कभी भी डिबेट में रहें, आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं सर, आप बोलेंगे अभी आप प्लीज प्लीज न बोलिएगा, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब न करिएगा, ठीक है, इस भावना से न करिएगा कि हमको डिस्टर्ब करना है। जी सर, अब मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, और डिबेट अच्छी होती है जब कोई नहीं बोलता है बीच में, तो अच्छी होती है डिबेट। अविरल जी कितने अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, देखिए हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध भी रहते हैं और हम बीच में बोलते भी नहीं है। जी सर, कंप्लीट करें। अब मैं कहना चाहता हूँ सर, जी सर, अब मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय सुनील जी ने जो बातें कही वो बातें अपनी जगह पर सही कही। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारी लाश पे बंटवारा होगा। सच्ची बात है, महात्मा गांधी जी देशभक्त थे, सच्चे राष्ट्रभक्त थे, कभी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। कोई क्यों चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। अम्बेडकर जी नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो, कोई चाहता नहीं था। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस जी लड़ाई लड़ रहे, सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी नहीं चाहते थे बंटवारा हो देश का। सच्चाई सर ये है कि लोगों ने प्राणों की आहुतियां दी हैं, सरदार भगत सिंह ने आहुतियां दी हैं, चंद्रशेखर आजाद ने आहुतियां दी हैं, तब जाकर देश आजाद हुआ है। महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया है, सच्चाई, लेकिन सबका योगदान है, सबके योगदान से देश आजाद हुआ जाकर कहीं। सच्चाई सर ये है कि क्या परिस्थितियां थी उस समय देश में, क्यों विवश था कि विवश होकर के महात्मा गांधी जी को स्वीकार करना पड़ा, ये उस समय की बात है। सच्चाई सर ये है, महात्मा गांधी जी हो, अंबेडकर हो, जब तक ये स्वीकार न करते तब तक देश को आजादी कैसे मिलती। सबने स्वीकार किया है जब उस परिस्थितियों में कि टू नेशन कंट्री बने, दो देश बने, सभी ने स्वीकार किया है। गांधी जी ने एक्सेप्ट किया है, आज अम्बेडकर जी ने एक्सेप्ट किया है। खाली एक आदमी जवाहरलाल नेहरू के एक्सेप्ट करने से नहीं बन गया है देश, न देश आजाद हो गया है। आजादी में सर्वोच्च भूमिका रही है गांधी जी की, अम्बेडकर जी की, नेहरू की भी भूमिका थी। आज भूमिका जो है सरदार भगत सिंह की थी, आजाद की थी, तमाम भूमिकाएं थी। आरएसएस की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। सच्चाई सर ये है, सावरकर जी की बात आती है तो टू नेशन सिद्धांत में उनका, वो चाहते थे कि हिंदू की बात ज्यादा करते थे, वो एक होने की बात नहीं करते थे, एक राष्ट्र की बात नहीं करते थे। अब इस पर ज्यादा जाएंगे नहीं हम तो बोलना भी नहीं चाहते हैं जी। हम ऐसे बोल दिया हमने, हम बोलना भी कभी बोलते भी नहीं, कभी। ठीक है सर, कभी बोलते भी नहीं। ठीक है सर, सच्चाई सर ये है, ठीक है सर, इस पर न जाइए आप जी। ये समझिए आज क्या चाहिए, आज महंगाई कम करना है, आज आपको बेरोजगारी दूर करना है, आज आपको उद्योग लगाने हैं जिससे कि विदेशी निवेश भी हमारे यहाँ आए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज आए। ठीक है, हम आगे बढ़े सर, हम आगे बढ़े और विश्व में हमारा स्थान हो आज जी, तब हम विश्वगुरु बनेंगे जी। एक सेकंड, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक सवाल इन बातों पर अशोक भैया, अब एक सवाल पूछूं, नहीं
विकास नहीं करेगा। अशोक ये भैया, नासमझी मैं की भी बात आपसे है। आग्रह कर रहा इसमें हूं वोट भी नहीं कि आप मिलेगा। पूछ लूं, मैं एक इस सवाल सिद्धांत पर वोट भी नहीं पाएंगे। एक सवाल अब पूछ योगी लूं मैं? वोट नहीं पाएंगे। हिंदू अशोक मुस्लिम भैया, करके हाथ जोड़ के योगी कह रहा हूं, वोट नहीं मिलना है। एक सेकंड। नई जनरेशन वोट नहीं देने जा रही आपने है। आदरणीय जी। कहा, मैं कह रहा हूं माननीय अशोक भैया, क्या एक सवाल पूछ लूं मैं अब? जी सर, जी सर। हाँ, मेरा सवाल ये है, जी। नेताजी तो चले गए 45 में, ठीक है, भारत हो गया जी। 47 तक बुक। और गांधी जी के साथ जो हुआ वो तो भारत के लिए एक काला अध्याय है ही, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताइए, ये गांधी जी फिर काहे बैठ गए थे जिद करके कि नहीं नहीं 50 करोड़ पहले बालक को दो, वो बालक भूखा मर जाएगा, है लाला नहीं, गांव कहते बच्चा पैदा हुआ लाला है वो नहीं, नया नया पैदा हुआ था पाकिस्तान, वो काहे 50 करोड़ यहाँ की संपदा और दे दी, बोले जाओ, वहां से लाशें आ रही हैं, यहाँ से पैसा भेजा जा रहा है। काहे बैठ गए थे जिद करके गांधी जी? ये भी तो बड़ी समस्या है अशोक भैया। और दूसरी बात, एक और सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या उस समय इस त्रासदी को रोका जा सकता था? जब अंग्रेजों ने जलियांवाला कांड जैसे किया अशोक भाई, माताओं बहनों पर, बच्चों पर, निहत्तों पर गोलियां चला के भून डाला, क्या भारत उतना कमजोर था कि अंग्रेज जब विदा होके जा रहे हैं तब हम अपनों का ही गला चीरेंगे? ये थ्योरी कब से पनप रही थी? कौन खेल रहा था इसके पीछे? खेल क्या था? तब तो सब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी चाह रहे थे ना, या हिंदू मुसलमान आजादी चाह रहा था, तो फिर तब क्यों नहीं हो गया अंग्रेजों के समय में? जैसे ही भारत को आजादी समझ नहीं आता कि भारत को आजादी अंग्रेजों से मिली या उस गुलामी को उस मानसिकता से मिली जो दे के गए मुगल, किससे मिली? और वो भी बीज बो के गए भारत में कि जो अपनी मर्जी से चाहे वहां रहे। वहां हिंदू रहने वाला, उसकी स्थिति क्या है, अभी भी क्या है भैया? आप तो चीजों पर नजर रखते ही हैं। पाकिस्तान से भी तस्वीरें आपके सामने आती हैं ना अशोक जी? यहां देखते हैं ना, सब सेंट वेंट लगा के, टोपी उपी लगा के, सब बढ़िया व्यवस्था चकाचक रहती है सबकी, खूब दम बिरयानी और बाकी चीजें चल रही हैं। वहां देख लो, सूखी रोटी, प्याज और फावड़ा कंधे पे, और मार 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 नहर साफ करने में लगे हैं, और यूं हाथ से दवाई प्याज और रोटी पे रखी वो खा रहे हैं। वो है हिंदू। ऐसी स्थिति है। और वो भी पैदा हो जाए ना सर, वो भी रोटी भी मिल जाए, वो कहते हैं ये भी मिल जाए तो अच्छी बात है, बाकी तो हवा पानी खा के जी रहा हूं। ऐसे हिंदुओं की बात आती हैं। इसीलिए योगी जी ने कहा, अशोक भैया, उन्होंने कहा कि जो लोग भारत की आज़ादी में शरणार्थी बने, उनको भारत की नागरिकता के लिए सोचिए कब से भटकना पड़ रहा है, अब जाके उन्हें नागरिकता मिली है। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब लोग थे उसमें। क्या बुरा था? पहले दे देते। नेताजी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी ना, पहले सैनिकों के शव कहां आते थे? पहले सैनिकों के शव नहीं आते थे ना, वो वहीं पे लगा दिए जाते थे सैनिक। लेकिन नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने सैनिकों के शवों को घर पर लाने के लिए व्यवस्था की ना अशोक भाई। लेकिन हम इतने ज्यादा मुंह फेर के बैठ गए कि जो शरणार्थी आ रहा है हिंदू वहां से, जो मुसलमान नहीं था, पाकिस्तान तो आलोक जी बना ही मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री था ना। सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि आप एक इस्लामिक कंट्री बना रहे हो, आपने भारत को काट के अपना हिस्सा बना लिया, फिर हिंदुस्तान को क्या, हिंदुस्तान को फिर वो छोड़ दें, और लोग डंडा लेके कहते हैं, झंडा लेके कहते हैं अल्लाहू अकबर, और फिर कहते हैं कि जल्दी हिंदुस्तान को भी बनाएंगे इस्लामिक कंट्री। लो कर लो बात। आलोक जी, ये चीज समझ से परे है। इसीलिए बार बार ये बातें आती हैं अशोक जी, बार बार ये बातें आती हैं, योगी दोहराएं या कोई और दोहराए मंच से, जो नेता, आप लोग भी दोहरा सकते हो भारत के इतिहास को, ऐसा नहीं है, आप लोग भी बता सकते हो कि क्या स्थिति थी। नेताजी बताते थे ना इमरजेंसी का हश्र क्या था। जयप्रकाश जी और बाकी सब लोगों को लोग सुनते थे ना उस दौर में भी, बिना टीवी, बिना रेडियो, तब भी सुनते थे। जहां खड़े हो जाते थे जयप्रकाश जी, तब भी सुनते थे ना लोग, भीड़ जाती थी ना पांव पांव। तो सर वही वो सब चीजें हैं, उस दंश को कौन भूल सकता है। हमारे पूर्वज जब हमें बताते हैं, हमारी आंखों से आंसू गिरते हैं, कलेजा चिर जाता है कि कैसा दंश झेला है भारत ने।
हम आजाद हुए किससे? हम आजाद अंग्रेजों से हुए, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे, सुखदेव राजगुरु फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनके लिए अनशन क्यों नहीं किया कि उनकी फांसी माफ हो जाए? उनकी उम्र ही क्या थी सर? वो भी तो पढ़ा है ना हम सब लोगों ने। कोई 24 साल, कोई 23 साल, कोई 18 साल, कोई 26 साल, कोई 30 साल तक का नहीं था युवा। वो जैनजी थे, वो जैनजी थे सर, जो फांसी के फंदों को चूम गए भारत माता की आजादी के नारे लगाते हुए। और बताया जाता है कि भारत में सुई तक नहीं थी, हम आए तो सुई बनी, हम आए तो एलओसी बनी, हम आए तो एलएसी खिंची। जब इतिहास के पन्नों को कुरे देंगे तो ये जख्म, ये दर्द निकलेगा, बार बार निकलेगा। इससे किसी को तकलीफ हो तो और किसी को खुशी मिले तो। आप सभी लोगों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।